नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत सरकार ने नई बायो ई3 नीति को मंजूरी प्रदान की है। ये नीति क्या है और किस प्रकार से ये औद्योगिक प्रक्रियाओं और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा बल्कि अर्थव्यवस्था से और अधिक रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के पर्यावरण के अनुकूल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आज इस नीति के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी हासिल करना है, ये किस प्रकार से काम करती है और ये होती क्या है। फिर देखेंगे कि जो बायो ई3 नीति लागू की जा रही है, इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं और सामान्यतः इस नीति के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है, किस प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ये नीति किस प्रकार से काम करेगी। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बायोटेक्नोलॉजी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि भारत सरकार ने एक नई नीति पेश की है जिसका नाम है बायो ई3 नीति। ये वस्तुतः जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी और इस प्रकार से इस्तेमाल करेगी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार का एक महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलन हो सके। यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि औद्योगिक और विनिर्माण प्रक्रियाओं को इस प्रकार से निर्धारित करना ताकि वे और अधिक टिकाऊ हो सके, पर्यावरण के अनुकूल हो सके, उनकी सस्टेनेबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके और साथ ही उनसे कम अपशिष्ट उत्पादन हो, यानी वेस्ट का भी कम उत्पादन उनसे हो। इसमें जो प्रमुख दृष्टिकोण अपनाया गया है वो इस प्रकार से अपनाया गया है कि जो हमारे यहाँ प्राकृतिक किसी भी सिस्टम में एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, प्राकृतिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी नकल बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करके इस तरह के उत्पादों का निर्माण करना, इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करना ताकि न केवल वो मनुष्य के लिए लाभदायक हो बल्कि जानवरों के लिए भी लाभदायक हो और पर्यावरण के भी लाभदायक हो, पर्यावरण के भी अनुकूल हो। यानी प्राकृतिक जैविक प्रणालियों की नकल करने वाली नई विनिर्माण विधियों को विकसित करने पर ही इसका ध्यान केंद्रित रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों चीजों का एक सम्मिलन दिखाई देगा, बायोलॉजी का भी और टेक्नोलॉजी का भी। इसलिए इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से पुकारते हैं और मुख्यतः आर्थिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार से संचालित करेंगी कि वे पर्यावरण के अधिक अनुकूल हो सके, टिकाऊ बनी रह सके, लंबे समय तक रोजगार सृजन का माध्यम भी बन सके। तो इससे बहुत बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने की उम्मीद है, महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव इसका हो सकता है और इस पहल को जीव विज्ञान के औद्योगिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अब हम सामान्यतः जैव प्रौद्योगिकी को जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्विक अपडेट। इस प्रोग्राम में हम बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण खबर जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट महत्व है उस खबर पर आपसे चर्चा करेंगे और सामान्यतः ये प्रोग्राम प्रतिदिन ही आया करेगा। सप्ताह में आप मान करके चलिए कि 3 से 4 दिन ये प्रोग्राम आया करेगा। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि इस खास प्रोग्राम की हेडिंग के को अगर मैं स्पष्ट करूं कि 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा क्यों और कैसे और क्यों मिलता है यह दर्जा, तो ये जो ऊपर की खबर है ये वस्तुतः करंट की घटना को अभिव्यक्त कर रही है और जो नीचे की खबर है स्टैटिक पोर्शन को अभिव्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि न केवल इसमें करंट आपका तैयार होगा बल्कि उस करंट से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी आपकी महत्वपूर्ण तैयारी होगी। तो इस प्रोग्राम को देखना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी अर्थव्यवस्था के पक्ष की तैयारी करने के अंतर्गत विशिष्ट महत्व है इस पूरे क्विक अपडेट का, तो इसको डेली देखिए आप। अब हम देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी वस्तुतः होता क्या है। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें 2 चीजों का सम्मिश्रण है। किन किन चीजों का? जीव विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1970 के दशक से हुई थी। इस जब हमने जीव विज्ञान में बायोलॉजी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और इस तरह के उत्पादों को निर्मित करना शुरू किया, इस तरह की तकनीकों को निर्मित करना शुरू किया जो न केवल मनुष्य के लिए लाभदायक हो बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो, अन्य जानवरों के लिए भी लाभदायक हो। इसका अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। जीवित जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोशिकाओं यानी हमारी सेल्स, और जैविक प्रणालियों यानी हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उसका उपयोग इस प्रकार से करना ताकि हम नए उत्पादों को विकसित कर सकें, नई तकनीकों को विकसित करें। और इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे खेती के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप पूछेंगे कि खेती के अंतर्गत किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? हम जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस प्रकार की फसलों को उत्पादित कर सकते हैं जो कि सूखा प्रतिरोधी हो, रोग प्रतिरोधी हो और उच्च पोषक तत्वों से युक्त हो। यानी खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता ये टेक्नोलॉजी रखती है। इसी प्रकार से हम ऐसी दवाओं को निर्मित कर सकते हैं जो हमारी आनुवंशिक रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। साथ ही हम ऐसी टेक्निकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया का को निर्मित करने में सक्षम हो सकते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हो या कार्बन डाइऑक्साइड को बायो ईंधन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, और इससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। इसी तरह से जैसा आपको बताया कि बायो ईंधन का भी निर्माण इससे संभव हो सकता है और खाद्य उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल हो सकता है, यानी इसका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। तो अब देखते हैं कि सरकार ने जो नीति अपनाई है, जिसको हम बायो ई नीति कहते हैं, उसका उसका संपूर्ण परिप्रेक्ष्य का मतलब उसका संभावित लाभ क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी का दायरा है, वो दायरे में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। उस दायरे में शामिल होती है जेनोमिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जीन थेरेपी। इनके माध्यम से, इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जैव प्रौद्योगिकी में उत्पादों को बनाने के लिए जैविक जीवों और प्रक्रियाओं में हेर फेर कर सकते हैं। यानी आप इस तरह के उत्पादों को बना सकते हैं। किसके माध्यम से? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण कौन से? जेनोमेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जीन थेरेपी, जिससे जैविक जीवों और उनकी प्रक्रियाओं को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं? आप इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, जैसे आप जेनोमिक्स का उदाहरण लीजिए। जेनोमिक्स क्या होता है वस्तुतः? जेनोमिक्स एक साइंस है जो कि आपके जीनोम का अध्ययन करती है। आपके जीनोम का अध्ययन करती है। जीनोम क्या होता है? आपके डीएनए का एक पूरा सेट होता है। डीएनए सेट, संपूर्ण डीएनए सेट को कहते हैं। ये क्या करता है? ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के निर्माण और साथ ही उसके बने रहने की संपूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित करने की एक केंद्रित इंफॉर्मेशन है। तो डीएनए किससे बना होता है? डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। जीन किसका कोड निर्धारित करता है? ये आपके प्रोटीन और आपके ट्रेट्स यानी आपके लक्षणों का एक महत्वपूर्ण कोड है। अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से आप जीन में परिवर्तन, जीन की पूरी स्थिति को जानने में सक्षम हो गए कि वो किस प्रकार के ट्रेट्स को बढ़ावा दे रही है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन निहित है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर आप जीन में परिवर्तन और संशोधित करने में सक्षम हो गए, तो आप आनुवंशिक बीमारियों का कारण जांच सकते हैं, उन जीनों की पहचान कर सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति में आनुवंशिक बीमारियां चली आ रही हैं, और आनुवंशिक बीमारियों के समाधान में ये एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी, चाहे वो जेनोमिक्स के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी के माध्यम से आप व्यक्ति में आनुवंशिक रोगों को समाप्त करने की पृष्ठभूमि का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही कुछ नए जीवों के निर्माण, कुछ नए रसायनों के निर्माण में सिंथेटिक बायोलॉजी का विशिष्ट योगदान हो सकता है। और जब आप जीव विज्ञान को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स से जोड़ते हैं, तो वो चीज हमारे सामने आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल पूरे के पूरे सीक्वेंस के इस प्रकार से डाटा तैयार किया जा सकता है, जिस डाटा का प्रयोग आप अलग अलग प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं, और उससे आपको भविष्य की रिसर्च और अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इस तरह से है, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका उपयोग नए उत्पादों को निर्मित करने, नई तकनीकों को निर्मित करने में किया जा सकता है, और इस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है जिससे भविष्य में मनुष्य के लिए उनका लाभदायक स्तर पर प्रयोग किया जा सके। तो इसके वर्तमान अनुप्रयोग अभी हमने चर्चा की कि इस प्रकार से यह आनुवंशिक विकारों को समाप्त कर सकती है। कुछ ऐसी पौधों का निर्माण भी कर सकती है जिससे
पौधे जो है वो रोग प्रतिरोधक हो, सूखा प्रतिरोधी हो और साथ ही उच्च पोषक तत्वों से भी युक्त हो। और ये प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित होती है कि जैसे ही आप किसी पौधे की जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके खास प्रकार के जीनों को निर्धारित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो उसके इस तरह के जीनों में परिवर्तन किया जा सकता है, जीनों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जीनों को डाला जा सकता है, जिससे उस पूरे पौधे का एक डीएनए सेट में परिवर्तन आ जाए और वो और अधिक रोग प्रतिरोधक हो जाए और अधिक सूखा प्रतिरोधी हो जाए, उच्च पोषक तत्वों से युक्त हो जाए। और ये काम आप किसके माध्यम से कर सकते हैं? ये जेनेटिक एडिटिंग, जीन एडिटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये हाल ही की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है जिसको हम जीन एडिटिंग कहते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन कोड के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस के माध्यम से इन सभी परिवर्तनों का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला गया है। तो ये हमने बात की इसके संभावित लाभों पर। औद्योगिक क्षेत्र में और पर्यावरणीय क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, जैसे एनिमल फ्री मिल्क का निर्माण किया जा सकता है, यानी पशु मुक्त दूध का निर्माण किया जा सकता है। परिशुद्ध किण्वन यानी फर्मेंटेशन तकनीक इस प्रकार से विकसित की जा सकती है जिसके माध्यम से पशु मुक्त दूध का निर्माण संभव हो, जो कि उच्च पोषण मूल्य से युक्त है और जिसके निर्माण में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम उत्पादित होती हो। जैसे आप जानते हैं कि जो पशुधन है वो जो मीथेन का महत्वपूर्ण उत्सर्जक है और पशुधन मीथेन का महत्वपूर्ण उत्सर्जक है। मीथेन का योगदान बहुत बड़े स्तर पर, मीथेन एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जिसका योगदान ग्लोबल वार्मिंग में भी है। तो इस तकनीक के माध्यम से आप पर्यावरण को भी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी सीमित कर सकते हैं। इसी तरह से जैव प्लास्टिक का निर्माण करके आप पारंपरिक प्लास्टिक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड जो कि एक बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक है और जिसका निर्माण मकई के स्टार्च या गन्ने जैसी तकनीकों जैसे संसाधनों से हो सकता है। तो ये भी बायोप्लास्टिक एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इसी तरह से आप सूक्ष्म जीवों का जीन एडिटिंग, जीन में संशोधन के माध्यम से बैक्टीरिया में जीनोम सीक्वेंसिंग और जीन संशोधन के माध्यम से इस प्रकार के बैक्टीरिया को निर्मित कर सकते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं या उसको जैव ईंधन में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं, जो कि कार्बन कैप्चर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कुछ नवीन प्रकार की जैव प्रौद्योगिकियां भी हाल ही में उभरी हैं, जैसे एक जैव प्रौद्योगिकी है सिंथेटिक जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत नए जीवों और जैव रसायनों का निर्माण किया जा सकता है जिनका इस्तेमाल विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जा सके। साथ ही अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत, अंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है और हम लैब में ही अंगों का निर्माण कर सकते हैं या अंगों को उगा सकते हैं, जिससे दाता प्रत्यारोपण यानी जब हमें कोई अपना अंग प्रत्यारोपित करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, तो हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति से, किसी संबंधी व्यक्ति से वो अंग लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम लैब में ही इस तरह के अंगों को उगा सके तो इस तरह के दूसरे व्यक्ति से लेने की जो संभावना है वो न के बराबर हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो दाता प्रत्यारोपण पर जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इन सभी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है और चुनौती यह है कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में इनकी बढ़ती मांगे क्या औद्योगिक उत्पादन के साथ एक तालमेल बैठाती है, उसके साथ एक संतुलन बैठाती है? क्या इन सभी तकनीकों के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है जो बाजार की मांग को दूर किया जा सके? यानी एक स्केलेबिलिटी की एक समस्या है यहाँ पर। इसी तरह से अभी ये तकनीक सारी बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है, इसकी एक वित्तीय लागत एक महत्वपूर्ण समस्या है। साथ ही इन तकनीकों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, तो दुरुपयोग के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण बाधा इन सभी तकनीकों के अंतर्गत विद्यमान है। बायो E3 किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदलने की क्षमता रखती है, इसको भी जानना महत्वपूर्ण है। अगर हम औद्योगिक प्रक्रियाओं को, विनिर्माण प्रक्रियाओं को इस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि उसमें बायोटेक्नोलॉजी के तत्व को मिला दें, तो आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से जो बायो E3 नीति है, इसका उद्देश्य जो है वो भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए भारत को सक्षम बनाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को विकसित करना,
और ज्यादा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको प्रशिक्षित करना है। हालांकि इससे आर्थिक लाभ त्वरित गति से तुरंत होने की संभावना बेहद सीमित है, लेकिन भविष्य में परिपक्व प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के अंतर्गत ये भारत को निश्चित रूप से तैयार करेगी। साथ ही ये भारत सरकार की अन्य पहलों के भी अनुरूप है। जैसे भारत सरकार ने हाल ही में कई पहले शुरू की हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, इसी तरह से क्वांटम मिशन, इसी तरह से हरित प्रौद्योगिकी मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। तो उसी की प्रगति में एक और मिशन की शुरुआत हुई है जिसको हम कहते हैं बायो E3 मिशन। ये वैश्विक चुनौतियों से निपटने के अंतर्गत भारत की निश्चित रूप से मदद करेगा। इसके अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास और उसके उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत कुछ जैव विनिर्माण केंद्र या हबों का भी निर्माण होगा, जिनका मुख्य फोकस क्षेत्र 6 होंगे। कौन कौन से फोकस क्षेत्र होंगे? जैव आधारित रसायन और एंजाइमों का निर्माण, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन का निर्माण, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। इस प्रकार से अनुसंधान करना जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन रक्षक प्रणालियों को विकसित कर सके और साथ ही अंतरिक्ष में अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने में भी सक्षम हो। साथ ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों और एंजाइमों का उत्पादन करने के लिए समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का अनुसंधान करना, ताकि हम फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार कर सके और जो प्रसाधन सामग्री है, जो सौंदर्य प्रसाधन का जो क्षेत्र है, उसमें भी हमारे सामने नए उत्पाद सामने आ सके। ये 6 क्षेत्र होंगे, फोकस क्षेत्र होंगे। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पारंपरिक विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ाना। ऑप्शन बी, औद्योगिक और विनिर्माण प्रक्रियाओं को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाना। ऑप्शन सी, पारंपरिक उद्योगों को समर्थन प्रदान करना। और ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ाना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।